प्रस्तावना। प्रस्तावना में महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ी थी, जिनमें से कुछ चीजें जो हमने पढ़ी थी उनको दोबारा से क्या कर ले रहे हैं, रिपीट कर ले रहे हैं। ठीक, एक जो सबसे महत्वपूर्ण था, एक शब्द है समाजवादी, एक शब्द है पंथ निरपेक्ष, अखंडता, बंधुत्व, गणराज्य और लोकतांत्रिक। ठीक, समाजवादी का मतलब यह था कि अगर समाज में किसी चीज का अवसर मिल रहा है या कोई भी संपदा पैदा हो रही समाज में, तो वो संपदा या कोई भी चीज है, जैसे हम नौकरी समझ लें, कोई भी चीज, तो वो समाज में सबका क्या होता है, समान अधिकार होता है। तो समाज में किसी भी चीज के उत्पन्न जो होती है वो समान रूप से होती है, और उसी समान चीज पे समान व्यक्तियों का क्या होता है, समान अधिकार होता है। उसी शब्द को हम क्या कह देते हैं, समाजवादी शब्द कह देते हैं। ठीक, क्या कह देते हैं, समाजवादी शब्द। ठीक, दूसरा था पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह था कि जो भारत का संविधान है, वो संविधान क्या कहता है कि भारत का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है, कोई भी भारत का राष्ट्रीय धर्म नहीं है। तो राष्ट्रीय धर्म ना होने की वजह से भारत कैसा है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। एक था अखंडता। अखंडता का मतलब यह था कि जो भारत है उसमें से किसी भी राज्य को या किसी भी व्यक्ति को भारत से अलग ना तो सोचने का अधिकार है, ना ही भारत से अलग जाने का कोई अधिकार है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कल के मैच में आपने देखा होगा, कुछ लोग क्या कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा खुश थे, लोगों ने स्टेटस भी डाल रखे हैं ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट को लेकर, जबकि ये हमारे राष्ट्र की अखंडता को क्या करता है, तोड़ने का काम कर रहा है। एक प्रकार से ये राष्ट्र विरोधी बात हो गई। हो सकता है आप जैसे मान लो किसी देश को सपोर्ट नहीं कर रहे हो सकता है आप किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक व्यक्ति के विरोध के कारण किसी दूसरे देश में चले जाओगे। व्यक्तिगत किसी का नाराजगी हो सकती है, जैसे मान लो हमारी आपसे नाराजगी है, नाराजगी देश को लेकर नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये आपको कल सबसे अच्छा उदाहरण यही कि राष्ट्र की सरकार जो सोच रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वो उसी स्तर पे राष्ट्र की सरकार को सपोर्ट करे, उसके अनुसार सोचे। आपको स्वतंत्र होके किसी भी राष्ट्र को सपोर्ट करने की कोई भी मतलब ये आपका अधिकार नहीं है। ये अखंडता की बात करता है। फिर आता है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब बता दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ऐसे व्यवहार करेगा जैसे वो क्या है, एक दूसरे का भाई है। तो उस भाई को लेकर जो शब्द है वो क्या है, बंधुत्व। ये क्या है, संविधान की प्रस्तावना में। तीसरा क्या है, गणराज्य। देखो, एक बताया था गणराज्य और दूसरा बताया था लोकतांत्रिक। ये दोनों शब्दों में क्या है, थोड़ा सा अंतर है। गणराज्य का मतलब क्या हो गया, ऐसा राज्य जो किसके अनुसार है, जनता के अनुसार है। और लोकतांत्रिक का मतलब क्या हो गया, जो शासन है वो कैसा होना चाहिए, लोगों के द्वारा स्थापित किया गया एक तंत्र। किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। तो वो क्या कहलाएगा आपका, लोकतंत्र। गणराज्य का मतलब ये होगा कि जो जनता का शासक है वो कैसा होगा, निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। तो इन दोनों में आपको ध्यान रखना, एक तो गणराज्य हो गया, दूसरा क्या हो गया, लोकतांत्रिक हो गया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि संविधान में कितने प्रकार का न्याय है, ये बहुत आवश्यक है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा है, एक तो सामाजिक, आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई किसमें, संविधान की प्रस्तावना में। सामाजिक न्याय कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह के अवसर प्रदान करेगा भारत का संविधान या भारत की जो भी सरकार है, कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति कैसी हो, एक जैसी हो, किसी के साथ भी सामाजिक रूप से भेदभाव ना हो। सामाजिक रूप से भेदभाव का मतलब यह हो गया कि समाज में उठने बैठने को लेकर, छुआछूत को लेकर या किसी प्रकार की जातीय व्यवस्था को लेकर हम किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। ये क्या हो जाएगा, हमारा सामाजिक न्याय हो जाएगा। ठीक। आर्थिक न्याय का मतलब क्या होगा कि सरकार इस तरह के प्रयास करे या भारत का प्रत्येक व्यक्ति इस तरह का प्रयास करे कि जो दूसरा निचले वर्ग का व्यक्ति है उसके लिए भी रोजगार आदि के अवसर प्रदान हो सके, उसकी भी आर्थिक स्थिति कैसी हो सके, मजबूत हो सके। तो वो कैसा हो जाएगा, आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हो गया कि भारत में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्तर का हो, राजनीतिक रूप से सबको समानता का अवसर है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके किसी भी
व्यक्ति के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपके पास कितना धन है, आप कितना पब्लिक में आपका स्टेटस कैसा। इस चीज को राजनीतिक न्याय कहेंगे, मतलब राजनीतिक विचारधारा है अगर किसी व्यक्ति की, तो इलेक्शन वगैरह लड़ सकता है। उसके लिए ये नहीं देखा जाएगा वो किस वर्ग का है या किस स्तर का व्यक्ति है। तो 3 प्रकार का न्याय दिया गया है किसमें? संविधान की प्रस्तावना में। फिर आपसे पूछेगा संविधान में कितनी प्रकार की, प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है प्रस्तावना में। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? एक तो विचार की स्वतंत्रता, दूसरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धन की स्वतंत्रता, और एक है उपासना की स्वतंत्रता। ठीक, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं 2 पॉइंट। एक तो न्याय को लेकर, एक किसको? स्वतंत्रता को लेकर। क्योंकि आपको न्याय आगे किसमें मिलेगा? नीति निर्देशक तत्व में। जब आप संविधान की नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको 3 तरह का न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये कई बार ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कहां कही गई है? तो नीति निर्देशक तत्व में भी है और संविधान की प्रस्तावना में भी है। इसी तरह स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं, पिछली क्लास में बताया था कि स्वतंत्रता आपको 2 जगह मिल जाएगी, एक तो मौलिक अधिकारों में मिल जाएगी और दूसरी किसमें मिलेगी? संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना में स्वतंत्रता है वो कितनी प्रकार की है? 5 प्रकार की। और आपसे पूछे मौलिक अधिकारों में जो स्वतंत्रता है वो कितनी प्रकार की है? 6 प्रकार की। संख्या को लेकर बहुत ज्यादा आपको ये क्लियर रखना है। ये जो हम 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ये किसकी स्वतंत्रता है? प्रस्तावना की। सबसे पहले इसमें है विचार की स्वतंत्रता, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना विचार जो है, अपना स्वतंत्र विचार रखने की क्या है? अनुमति है, या कोई भी व्यक्ति किसी के विचारों को थोपेगा नहीं किसी दूसरे के विचार पे। जैसे अभी बताया था कि आप किसी को पसंद करते हैं, आपका विचार हो सकता है, आपकी पसंद हो सकती है, तो इसमें आपको ये नहीं कह सकते आप इसे क्यों सपोर्ट कर रहे हो, क्यों पसंद कर रहे हो। ठीक। दूसरा ये अभिव्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात व्यक्त करने का क्या है? अधिकार है। अपनी अभिव्यक्ति करने का क्या है? अधिकार है, कि वो अपनी बात को रख सकता है। इसके लिए सरकार या कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे दोषारोपण या इस तरह की बातें नहीं करेगा कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो। किसी की भी व्यक्ति हो सकती है, अभिव्यक्ति की क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है। किसके अनुसार? तो ये आपको उसमें भी मिल जाएगी, मौलिक अधिकार में भी, ये आपको प्रस्तावना में भी है। अगली बात किसकी कर रहा है? विश्वास की। ठीक। आप किसी भी व्यक्ति में विश्वास रख सकते हो, किसी भी सरकार में, किसी भी पार्टी में विश्वास रख सकते हो। आपको किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा किसी पार्टी के द्वारा कि आप इसमें क्यों विश्वास रख रहे हो, वो आपकी एक विचारधारा हो सकती है। अगली एक इसमें किसकी? धर्म की, कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। आप चाहे तो किसी धर्म को मानो, या आपकी नहीं मर्जी तो आप किसी भी धर्म को नहीं मानो। सरकार आपसे किसी प्रकार का इस तरह का दबाव नहीं बना सकती है। और अगली है उपासना। उपासना और धर्म जो शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? संबंधित हैं। ठीक। उपासना की भी स्वतंत्रता है कि आप किसी के प्रति अपने श्रद्धा भाव रख सकते हैं। ये किसका कहलाएगी? उपासना की स्वतंत्रता। तो ये हमने संविधान की प्रस्तावना की महत्वपूर्ण शब्दावली दी थी, पिछले उसमें डिस्कस की थी पिछले क्लास में। ठीक। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? संविधान के स्रोत। ठीक। आपके इसमें एक पेज नहीं है, ये पहले बता दिया था परसों। और कल का दिन कैसा बीता सबको ही पता होगा। कल क्या हुआ है? हाँ, ये सही कह रहे हैं, कल क्या नहीं हुआ है ये कह सकते हो आप। मतलब अगर जीत जाते तो ये कह सकते थे हाँ दिन सही गया, मतलब जो हमने समय बर्बाद किया था वो मान सकते थे कि हाँ हो गया सही, कोई बात नहीं। लेकिन वो सारा समय क्या हो गया? एक प्रकार से बर्बादी है। लास्ट में आते आते जो 8-10 घंटे का समय बर्बाद किया है, तो इस चक्कर से आपको वो नोट्स का एक पेज नहीं मिल पाया, तो कल मिल जाएगा। संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत का मतलब ये है कि जो आपको भारतीय संविधान वर्तमान में दिखाई दे रहा है। अब हमने पढ़ा था संविधान विकास, अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम? संविधान का विकास पढ़ रहे थे। संविधान के विकास में
पहला अधिनियम कौन सा आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संविधान बनना प्रारंभ हुआ। भारत का संविधान, जो धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास हुआ, वो कब से प्रारंभ हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और अंतिम अधिनियम कब आया था? नहीं, 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास में क्या था? अंतिम अधिनियम था। ठीक, तो जो संविधान का विकास प्रारंभ हुआ था कब से? 1773 से, रेगुलेटिंग एक्ट से। ये कब तक चला? 1935 के भारत शासन अधिनियम तक। तो 1773 से लेकर 1935 तक भारत में क्या हुआ? संवैधानिक विकास हुआ। ब्रिटिश सरकार को जैसी आवश्यकता लगी वैसे वैसे क्या आते गए? अधिनियम आते गए। इसमें हमने दो चरणों में पढ़ा था। एक तो 1773 से लेकर 1858 तक। 1858 तक किसका शासन रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक कि भारत आजाद नहीं हुआ, किसका शासन रहा? ब्रिटिश ताज का या ब्रिटिश क्राउन का। तो दो चरणों में भारत का संवैधानिक विकास हुआ। ये जो आपको व्यवस्था दिखाई दे रही वर्तमान में संविधान में, जिसे हम संविधान के स्रोतों के रूप में पढ़ेंगे, ये तब से धीरे धीरे वो सारी चीजें ऐड होती गई। जैसे हम संविधान में आपसे पूछा जाए पहली बार सूचियों का प्रावधान कब आया? संघ सूची, संवर्ती सूची या राज्य सूची, तो आप कहेंगे 1935 के अधिनियम में। ठीक, भाई 1935 के अधिनियम की जो सूचियों वाली व्यवस्था थी वो भारतीय संविधान में क्या कर ली गई? शामिल कर ली गई। ऐसे ही आपसे पूछा जाए द्विसदनीय व्यवस्था कहां से प्रारंभ हुई थी? तो द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ 1919 के अधिनियम से। बिल हमने जीव का तुम उठा के किसमें रख दिया? भारतीय संविधान में रख दिया। ठीक, आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार पहली बार मांग किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब की थी? 1929 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसका नाम क्या था? नेहरू रिपोर्ट। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि जो संविधान का विकास हुआ, वास्तविक रूप से जो चीजें आपको संविधान में दिखाई दे रही है वो सारी चीजें किसी एक दिन में लिखी हुई नहीं है। या जो हम संविधान के निर्माण के समय की बात करते हैं, कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो सारी जो चीजें हैं वो उतने ही टाइम पीरियड में नहीं है। इससे पहले के भी बहुत सारे प्रावधान थे जिन्हें हमने वहां इकट्ठा करके एक जगह रखा हुआ है। तो उसे हम किस रूप में पढ़ते हैं? संविधान के स्रोत के रूप में पढ़ते हैं। जब भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था तो जो संविधान सभा थी, जिनमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 389 सदस्य हैं। उन सदस्यों ने क्या किया? संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। इन 60 देशों के संविधान से जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान हमें लग रहे थे कि हाँ ये हमारे संविधान के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, या भारतीय जो जिस तरह की भारत में रहने वाले लोग हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति या राजनीतिक या आर्थिक स्थिति है, उस प्रकार से ये वाला प्रावधान भारतीय संविधान के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो उन सारी चीजों को हमने इसके तहत क्या कर लिया? शामिल किया संविधान के स्रोत के तहत। तो लगभग कितने देशों के संविधान से हमने भारतीय संविधान को बनाया? 60 देशों के। अब 60 देशों से हमने चीजों को शामिल कर लिया। इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे व्यापक और एक अलग तरह का संविधान है, जो दूसरे देशों के संविधान में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। तो एक बहुत ही दूरदर्शी सोच थी संविधान सभा की, और बहुत ही मेहनत आप कह सकते हैं कि लगभग 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया। ठीक, इसमें सबसे पहला, अब हम इन 60 देशों के संविधान में एक एक करके ये पढ़ेंगे कि कौन से देश से कौन सा चीज ली गई है। तो आपके नोट्स में नहीं है, जो एक पेज छूटा हुआ है उसमें। ठीक, तो सबसे पहले हम किसमें पढ़ेंगे? ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। सबसे पहले कहां से? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है उनमें एक तो संसदीय व्यवस्था, संसदीय जो व्यवस्था ली गई है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। अब संसदीय व्यवस्था का मतलब क्या है? जैसे संसद में आपसे पूछा गया कितने अंग हैं, तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और पूछा जाए संसद की कितने कक्ष हैं या सदन हैं, तो 2, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो सदन जब भी पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है 3 सदन है, 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। और अंग पूछा जाएगा तो 3 है, तो उसमें क्या ऐड हो जाएगा? राष्ट्रपति। अब ये चीज हमने अमेरिका से नहीं ली, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो अमेरिका की संसद का अंग नहीं होता है।
जबकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय संसद का अंग होता है। तो हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वो किस देश की प्रकार की है? ब्रिटेन की प्रकार की संसदीय व्यवस्था है, जैसा कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में क्या है? वहां भी 3 अंग है। हमारे देश की संसदीय व्यवस्था में क्या है? 3 अंग है। तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था के 3 अंग हैं, या हमारी जो संसदीय व्यवस्था जिस प्रकार की है उसी प्रकार की संसदीय व्यवस्था किसकी है? ब्रिटेन की। तो कहा जाता है कि संसदीय व्यवस्था का प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यहां से लिया गया है वो क्या है? एकल नागरिकता। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता का मतलब ये हो गया कि जब भी आपसे कोई पूछेगा आप कहां के नागरिक हो, तो आप क्या कहेंगे? भारत के। आप कोई भी फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो वहां सिटीजनशिप लिखने को आता है या सिटीजन तो ऑफ इंडिया वहां लिखने को आता है। आप कभी भी उसमें ये नहीं लिखते हुए उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या उत्तर प्रदेश के निवासी तो लिख सकते हो, लेकिन निवासी और नागरिक में अंतर होता है। निवासी का मतलब हो गया आपका एड्रेस, आपका पता, और नागरिक का मतलब हो गया आपकी राष्ट्रीयता, आपकी राष्ट्रीय, आप कहां के नागरिक हैं वो आपका कहलाएगा नागरिकता। ठीक, तो जब भी नागरिकता वाला कॉलम आता है वहां आप भारतीय के अलावा कुछ नहीं लिख सकते। निवासी में आप लोकल एड्रेस भी लिख सकते हो, उसमें अलग अलग प्रकार का एड्रेस आपसे पूछा जाता है। तो कहीं भी आप जाओगे आपसे पूछा जाएगा कहां के नागरिक हो, तो आप आपके पास एक ही नागरिकता है, वो क्या है? भारत। आप केवल भारत के नागरिक हो। आप ये नहीं कहेंगे हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, आप ये कह सकते हैं हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप कह सकते हैं हम बदायूं के निवासी हैं। आप अपने गांव का नाम ले सकते हो, अपने जिले का नाम ले सकते हो, राज्य का नाम ले सकते हो, साथ में आप देश का भी नाम ले सकते हो। जैसे आप विदेश जाओगे, कोई पूछे कहां के निवासी हो, आप कहोगे भारत के। दूसरे राज्य में चले जाओ, कहां के निवासी हो? उत्तर प्रदेश के। दूसरे जिले में चले जाओ, कहां के निवासी हो? बदायूं के। दूसरे गांव में चले जाओ, गांव वाले पूछेंगे बब्बा बैठे मिलेंगे चौराहे पर, ठीक। हाँ, तो क्या बता दोगे? अपने गांव का नाम बता दोगे। क्योंकि कभी भी आपसे जब भी नागरिकता का सवाल आएगा तो आपके पास केवल एक नागरिकता, वो किसकी है? भारत की। तो नागरिकता एकल है। एकल का मतलब है आपके पास केवल एक नागरिकता है और वो भी कहां की है? भारत की। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में नागरिकता कैसी है? दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है। तो अमेरिका का व्यक्ति कहां के नागरिक हो, वो कहेगा यूएसए में है। यूएसए में भी पूछेगा कौन से स्टेट के हो, तो वो स्टेट का नाम बताएगा, उस स्टेट के नागरिक हैं। तो जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ये भी क्या है? एक महत्वपूर्ण प्रावधान। अगला है इसमें विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब क्या है? कानून का शासन। तो भारत में कैसा शासन है? कानून का शासन है। मतलब शासन की व्यवस्था है वो किसके द्वारा संचालित होगी? विधि के द्वारा संचालित होगी या कानून के द्वारा संचालित होगी। अगला है इसमें द्विसदनीय व्यवस्था। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या है कि जो हमारी संसदीय व्यवस्था है उसमें कितने सदन रखे जाएंगे? 2 सदन रखे जाएंगे। अब जब संसदीय व्यवस्था ही हमने ब्रिटेन से ली है तो 2 सदनीय व्यवस्था भी याद रखना कहां से? ब्रिटेन से है। और 2 सदन कौन से हो जाएंगे आपके? लोकसभा और राज्यसभा। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कैबिनेट प्रणाली। कैबिनेट प्रणाली जो आपको दिखाई दे रही है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। आप इसे जब आगे पढ़ेंगे हम संसदीय व्यवस्था में तो आप देखेंगे वहां मंत्रियों के अलग अलग क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। एक होती है एक होता है मंत्रिमंडल और एक होता है मंत्री परिषद। तो जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं उसे कहते हैं मंत्रिमंडल, और बाकी सभी मंत्रियों को मिलाकर जो परिषद बनती है उसे कहते हैं मंत्री परिषद। ठीक, तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या होता है? अंतर होता है। तो जो मंत्रिमंडल वाली व्यवस्था है या कैबिनेट प्रणाली की जो व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अगला इसमें आप पढ़ेंगे आयरलैंड के संविधान से। दूसरा, राष्ट्रपति का पद भी लिया गया। हाँ, राष्ट्रपति का पद भी लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का जो पद है वो सटीक उसी प्रकार का नहीं है जैसा कि ब्रिटेन में है, और ना सटीक उसी प्रकार का है जैसा कि अमेरिका में है। ठीक, दूसरा इसमें क्या है? दूसरा जो देश है वो कौन सा है? आयरलैंड। अब आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो उसमें से है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अब ये आप अलग से पढ़ेंगे एक भाग, राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं? एक प्रकार के अधिकार के टाइप के होते हैं, जैसे हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, लेकिन ये किस पर निर्भर होते हैं? राज्य पर निर्भर होते हैं, राज्य की इच्छा पर निर्भर होते हैं। इसी का कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। आगे जब हम संविधान के भाग पढ़ेंगे डिटेल में से पढ़ेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड। दूसरा, जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है वो कहां से होता है? आयरलैंड से। किस प्रकार से करेंगे? जैसे आयरलैंड की सरकार, आयरलैंड की संसद में किया जाता है। देखो, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? निर्वाचित, केवल 12 सदस्यों को छोड़कर। 12 सदस्य कैसे होते हैं? मनोनीत सदस्य होते हैं। ये जो 12 सदस्य होते हैं कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करता है, अलग अलग क्षेत्रों से, कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्रों से। ठीक, तो जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा शामिल किए जाते हैं किसमें? राज्यसभा में। तो ये जो मनोनयन की प्रक्रिया है, ये सदस्य होते हैं निर्वाचित नहीं होते हैं। बाकी सभी सदस्य कैसे होते हैं? निर्वाचित। तो जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, ये वाला जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। ठीक, 12 सदस्यों का। और एक इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और निर्वाचन प्रक्रिया। देखो, इसमें दो शब्द है, एक तो निर्वाचक मंडल और एक शब्द है निर्वाचन प्रक्रिया। ठीक, पहली बात तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होगा उसकी बात कर रहा है, निर्वाचन प्रक्रिया में। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा वो बात किसमें कर रहा है? निर्वाचक मंडल में। मतलब राष्ट्रपति को जो वोट देने का नंबर आएगा तो कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं? क्या हम लोग दे सकते हैं? नहीं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। भारत की जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगी। तो जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो कैसी है? राष्ट्रपति की अप्रत्यक्ष है। उसके बाद जब हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे डिटेल में तो पढ़ेंगे वहां एकल संक्रमण में आनुपातिक मत प्रणाली का प्रयोग किया गया है। और वो एक प्रकार की क्या होती है? जटिल प्रक्रिया होती है। इसी तरह से, इसी वजह से राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो सदस्यों में उसका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे मान लो लोकसभा का निर्वाचन जब हो, विधानसभा का निर्वाचन हो, या आपका खंड स्तर या जो पंचायत का निर्वाचन होता है, उसमें इस प्रक्रिया, ये वाली जो प्रक्रिया वो कामयाब नहीं हो सकती। वहां सबको वोट देना पड़ता है। ये आप पढ़ेंगे डिटेल में आगे। दूसरा है निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचन मंडल में आपको पता है कि जो भारत की जनता वो वोट नहीं दे सकती। भारत की जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो वोट करेंगे किसको? राष्ट्रपति को। ठीक, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 3 प्रावधान आपको ध्यान रखने कहां से लिए गए? आयरलैंड से। राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और निर्वाचन प्रक्रिया। ठीक, अगला जो आपका है सबसे महत्वपूर्ण है अमेरिका। ठीक, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन यहां से कंफ्यूज भी करता है, घुमाता भी है। ठीक, सबसे पहला इसमें आपको ध्यान रखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। अब आपको वैसे प्रस्तावना तो नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान की प्रस्तावना थी, लेकिन ये जो विचार आया कि जैसे शुरुआत में जो अधिनियम आए, अधिनियम में प्रत्येक अधिनियम की क्या होती थी? प्रस्तावना होती थी। जैसे एक अधिनियम था जैसे प्रस्तावना विहीन अधिनियम कहा जाता है, कौन सा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना थी, लेकिन वो कौन से अधिनियम की थी? 1919 के अधिनियम की थी। तो ऐसा नहीं था कि उस अधिनियम में प्रस्तावना थी नहीं, प्रस्तावना तो थी, लेकिन कौन सी थी? 1919 के अधिनियम की। तो पीछे बता देता कि जब भी कोई अधिनियम आएगा, जब भी आप कोई डाटा या कोई बुक वगैरह इस तरह से तैयार करते हैं, तो उसमें एक शुरुआत में जो लिखा होता है उद्देश्य का, भूमिका, प्रार्थना करके या प्रस्तावना करके। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसे हम पढ़ते हैं प्रस्तावना कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई। इसका मतलब ये कि अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना है, और इस बात को भारतीय संविधान सभा ने स्वीकारा कि भारतीय भी संविधान में क्या होनी चाहिए? प्रस्तावना होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। प्रस्तावना में क्या रखा जाएगा ये बात अमेरिका से नहीं ली गई, ये कहां से लिया गया है?
ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखना, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और पूछा जाए प्रस्तावना कहां से ली गई है? अमेरिका से। तो यहां से जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बारीकता वाला बनेगा कि प्रस्तावना जब पूछता है तो ध्यान रखना अमेरिका से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना संविधान में होगी ये तो अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना में क्या लिखा होगा ये ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना शामिल होगी कहां से लिया गया है? अमेरिका से। दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है मूल अधिकार। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपको वर्तमान में संविधान में मूल अधिकार दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं वर्तमान में? 6। संविधान में कितने मूल अधिकार है? संविधान में वर्तमान में 6 हैं, जबकि मूल संविधान में कितने थे? 7। तो आपको जो मूल अधिकार दिखाई दे रहे हैं वो कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और तीसरा इसमें आपको याद रखना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का मतलब कि राष्ट्रपति को किस तरह से हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति को हटाने की भी प्रक्रिया क्या होती है? महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक, आपसे पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताओ। राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है संविधान में। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। राष्ट्रपति को पूछेगा तो वहां इस तरह का कोई स्पेशल शब्द नहीं दिया गया है कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान तो है, लेकिन उस प्रावधान को क्या कहा जाता है ऐसा कुछ नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है और उस प्रावधान को कहते हैं महाभियोग, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान तो है, लेकिन उस प्रावधान का संविधान में कोई नाम नहीं है। ठीक, तो जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जिसे हम महाभियोग कहते हैं, ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से। चौथा इसमें आपको याद रखना है, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये हो गया कि जो भारत की न्याय व्यवस्था है उसमें भारत की जो कार्यपालिका है वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, ना ही भारत की विधायिका किसी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप करेगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी प्रकार का कोर्ट हो, किसी स्तर का न्यायालय हो, अगर वो किसी भी प्रकार का निर्णय देता है उस निर्णय पे ना तो विधायिका और ना ही कार्यपालिका ना किसी प्रकार का सवाल खड़ा करेगी, ना ही किसी प्रकार का मतलब क्वेश्चन करेगी, ना ही उसमें कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगी। तो न्यायपालिका भारत की कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यायपालिका किसी भी व्यक्ति के या किसी भी संस्था के दबाव के रूप में काम नहीं करेगी, ये कहा गया है। इसमें अगला आपको याद रखना है, पांचवा, उपराष्ट्रपति का पद। अब वहां राष्ट्रपति का पद जानबूझ के इसलिए लिखवाया था कि इस तरह का कहीं उल्लेख दिया नहीं है कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है। ठीक, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद बहुत बार पूछा गया, कहां से लिया गया है? अमेरिका से। सभी राष्ट्रों में आपको सभी जो अन्य देश है सब में आपको उपराष्ट्रपति का पद नहीं मिलेगा। कुछ चुनिंदा देश ऐसे हैं जिनमें उपराष्ट्रपति का पद मिलेगा। जैसे आपसे भारत में पूछे जाए उप प्रधानमंत्री का पद, तो संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है, लेकिन संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। तो जैसे उप प्रधानमंत्री होता है उसी तरह से क्या होता है? उप मुख्यमंत्री होता है। तो ना तो उप प्रधानमंत्री का कहीं उल्लेख है और ना ही उप मुख्यमंत्री का उल्लेख है, जबकि उपराष्ट्रपति के पद का क्या है? उल्लेख है। और जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और अगला इसमें जो आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रावधान याद रखना है वो है वित्तीय आपातकाल। ये बहुत पूछा जाता है, वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है? तो वित्तीय आपातकाल लिया गया है अमेरिका से। जबकि आपसे पूछा जाए आपातकाल कहां से लिया गया है, तो आपातकाल लिया गया है जर्मनी से। आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए हैं? जर्मनी से। और जब इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि आपातकाल के प्रावधान या उपबंध कहां से लिए गए हैं? जर्मनी से, उसमें तीनों प्रकार किए जाते हैं। फिर आपसे स्पेशल कैटेगरी करके नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय आपात कहां से लिया गया है, राष्ट्रपति का शासन कहां से लिया गया है। वहां एक ही तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपातकालीन उपबंध है जर्मनी से लिए गए, लेकिन उसमें से अगर स्पेशल पूछ रहा है वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। ये हो गया आपका अमेरिका का संविधान। अब देखो 4 नंबर से आपको इसमें दिया गया होगा दक्षिण अफ्रीका। चौथा देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। ये आपको दिया है नोट्स में? नहीं दिया है। कहना सर ये भी नहीं दोगे तो क्या दोगे फिर?
क्यों आकाश? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को लास्ट में रख रहे हैं आज। ऐसा मत करो, मतलब संविधान से ही ऑस्ट्रेलिया का बता दो, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया को लास्ट में पढ़ेंगे। सही है दीपक? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कल क्या कर दिया है, करोड़ों दिल तोड़ दिए हैं, तो लास्ट में पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। चौथा क्या है? दक्षिण अफ्रीका। काश इसी से होता मैच। तो जीत जाते, कुछ नहीं कह सकते, पक्का जीत जाते। पाकिस्तान से होता, तब हारते तो क्या होता? वो है क्या, हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, का तब तुम पत्ते जो मिला, ये भी सही वो भी सही। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन कल लड़ाई कुछ अच्छी नहीं थी। एक होता ना कि लड़के हार जाए तो थोड़ा सा सही लगता है। हर जगह मतलब असफल थे, कहीं नहीं कह सकते, बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक, फील्डिंग तक। क्या मतलब कोई एक आप ये नहीं बता सकते वहां गलती थी। आप कहीं एक जगह नहीं कह सकते कि ये वाली गलती हो गई थी। ठीक, आओ दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सबसे पहला प्रावधान जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब संविधान का निर्माण कब हुआ है? 1950 में। हम कौन सी उसमें युग में जी रहे हैं? 1900। अच्छा ठीक है, कौन से युग में जी रहे हैं? 2023 में। ठीक, तो संविधान जब उस समय बना था तो भारतीय के जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्हें पता था तुम जैसे खुरापाती संतानें पैदा होंगी आगे चल के, जो कुछ ही मांग करने लगेंगी ना, तो उसमें गुंजाइश रखी गई किसकी? संविधान के संशोधन की। अब इसमें ये कहा गया है कि संविधान का संशोधन किस तरह से होगा? उस तरह से होगा जैसे दक्षिण अफ्रीका में संविधान का संशोधन होता है। दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो किसे दी गई थी? वहां की संसद को। तो भारत में भी संविधान के संशोधन की शक्ति किसे दी गई है? भारत की संसद को। संविधान में संशोधन कौन करेगा? भारतीय संसद करेगा। कुछ देश ऐसे हैं जहां संविधान के जो संशोधन की शक्ति है वो किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। भारत में संविधान के संशोधन की शक्ति न्यायपालिका के पास नहीं है, लेकिन भारत की जो न्यायपालिका है वो संविधान की क्या है? संरक्षक है एक प्रकार से। ठीक, संविधान के संशोधन जो होगा वो संसदीय, भारत की संसद ही करेगी, लेकिन उसमें कुछ प्रतिबंध लगा सकता है कौन? न्यायपालिका। तो ये ध्यान रखना है, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है कि संविधान का संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा, वो कहां से दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दूसरा इसमें याद रखना है आपको, राज्यसभा जो सदस्यों का निर्वाचन है। अब देखो, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की जब बात करता है, ये कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और कहा जाए 12 सदस्यों का मनोनयन कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से। ये दोनों बातें अलग अलग है जो आपको ध्यान रखना विशेष करके। जहां कोई चीज कॉमन आएगी वहां क्वेश्चन बनेगा और वहां दिक्कत करेगा। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन का मतलब हो गया वो 12 सदस्यों को छोड़कर बात कर रहा है। टोटल जो सदस्य हैं उनमें से वो 12 सदस्यों को छोड़कर जो सदस्यों का निर्वाचन होगा वो उसी तरह से होगा जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में सदस्यों का निर्वाचन हो रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का। और आपको पता है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष, क्योंकि भारत की जो जनता है वो राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। जनता के जो प्रतिनिधि है वो भाग लेते हैं। उसमें विधायक आ जाते हैं, आपके सांसद, और जो निचले स्तर के जो प्रतिनिधि होते हैं, खंड स्तर के या जिला स्तर के, वो आ जाते हैं। तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें आपको क्या याद रखना है?
इसमें एक मिस कर दिया उसने, इसमें लिख लेना, यहाँ पर ये छूटा हुआ है ना, इसमें 2 ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिख लेना, 4 के बाद 5 नंबर इसमें गायब है, ऑस्ट्रेलिया। देखो प्रभाव, मतलब टाइपिंग वाले ने इसका नाम ही गायब कर दिया ऑस्ट्रेलिया का, पहले से गायब कर रखा है। ठीक, अगला है ऑस्ट्रेलिया। इसमें यही 2 महत्वपूर्ण प्रावधान जो आपको याद रखने हैं। अगला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अपने हिसाब से देख लेना कौन से नंबर का होगा ये, 5वां। देखो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले बताया था पीछे प्रस्तावना की भाषा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावना की जो भाषा है, जिस तरह के प्रस्तावना में शब्दों का प्रयोग किया गया, ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, अच्छी रही होगी भाषा तभी शामिल की गई है। ठीक, दूसरा इसमें याद रखना है आपको समवर्ती सूची, ये बहुत महत्वपूर्ण है समवर्ती सूची, क्योंकि जब आप 1919 का अधिनियम देखते हैं तो वहां 2 तरह के प्रावधान थे केवल कानून के विषयों को लेकर, एक तो आरक्षित या संरक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय। मतलब या तो गवर्नर वायसराय परिषद कानून बनाएगी या वायसराय परिषद के जो मंत्री है वो कानून बनाएगी। तीसरे तरह का कोई प्रावधान नहीं था कि जहां दोनों बैठ के कानून बनाए। लेकिन ये तीसरे तरह का प्रावधान आपको दिखाई दे रहा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे कौन कानून बना सकता है? केंद्र और राज्य दोनों। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि समवर्ती सूची पर एक ही विषय है और एक पर ही केंद्र ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी कानून बना दिया। तो आपको ये तो पता है, अधिकांश लोगों को पता होता है कि कौन सा कानून लागू होगा? केंद्र का। लेकिन क्या राज्य का कानून लागू हो सकता है? तो राज्य का भी कानून लागू हो सकता है केंद्र के कानून को डिनाई करके या केंद्र के कानून को अस्वीकार करके राज्य का कानून लागू हो सकता है तब जब राष्ट्रपति राज्य के कानून को सहमति दे दे। ठीक है, ध्यान रखना। वैसे तो नॉर्मली यह है कि अगर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं समवर्ती सूची पर, दोनों के कानून एक दूसरे के टकराव वाली स्थिति में है तो हमेशा केंद्र का कानून लागू होगा। लेकिन यदि राज्य के कानून पर राष्ट्रपति सहमति दे देता है तो राज्य का कानून भी समवर्ती सूची पर लागू हो सकता है केंद्र के कानून को डिनाई करके या अस्वीकार करके। ये बात विशेषकर आपको ध्यान रखनी है। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तीसरा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, केंद्र व राज्यों के मध्य जो संबंध, संविधान में अलग से भाग पढ़ेंगे आप, केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध। तो केंद्र व राज्यों के मध्य जो संबंध कैसे होंगे वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आप ये नहीं कह सकते सबसे ज्यादा, देखो जैसे हम लिखते हैं सबसे ज्यादा, हर शब्द के आगे निकल के आ रहा है सबसे ज्यादा, तो महत्वपूर्ण ही प्रावधान है। ठीक, इसमें संयुक्त बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त बैठक का प्रावधान भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक की स्थिति कब बनती है? जब राज्यसभा और लोकसभा किसी कानून को लेकर सहमत नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त बैठक बुलाता है दोनों की, और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कनाडा का संविधान से। 2 क्वेश्चन पूछते हैं। कौन सा? हाँ, राज्यसभा की मतलब संयुक्त बैठक कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति की देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? एक तो ये है, अब सुन लो, एक तो ये कि संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो आपको आंसर ध्यान रखना है, राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक हमेशा कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। ये अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक कैसे बुला सकता है? लोकसभा केवल किसका अध्यक्ष है? लोकसभा का अध्यक्ष, ना कि राज्यसभा का।
तो उसे किस प्रकार से अधिकार हो सकता है कि वो राज्यसभा को इस प्रकार का आदेश दे दे कि भैया हमारे साथ बैठ के संवाद करो या बैठक करो? लोकसभा अध्यक्ष को इस प्रकार का कोई अधिकार तो है नहीं। अच्छा, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक, उसे सभापति कहते हैं। जो उपसभापति, जो उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति, उसे भी इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो लोकसभा के सदस्यों से ये बात कह सके कि आओ हमारे साथ बैठ के संवाद करो। और इन दोनों का जो नियंत्रण होता है वो केवल किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। तो बुला कौन सकता है? केवल राष्ट्रपति बुलाएगा ना। तो संयुक्त बैठक बुलाएगा हमेशा कौन? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति इतना बड़ा व्यक्ति है, वो लोगों के बीच में बैठ के पंचायत तो करेगा नहीं, कहेगा देखो मैंने बुला के आपको बिठा दिया, अपने आप बात करो। लेकिन अध्यक्षता हमेशा, देखो जब भी कोई बैठक होगी उसमें एक अध्यक्ष हमेशा होता है, चाहे अपने गांव स्तर पे कोई बैठक देख लेना, पंचायत जब होती है तो उसमें एक सबसे बड़ा वाला पंच चुना जाता है। ऐसा तो आपने गांव स्तर पे देखा होगा, या गांव में कोई बैठक वगैरह होती है तो उसमें से एक अध्यक्ष चुना जाता है। कहीं भी कोई बैठक होती है बिना अध्यक्ष की बैठक हो ही नहीं सकती। अब जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक हो रही है तो उनमें से एक व्यक्ति को तो अध्यक्ष चुनना ही चुनना है ना। अब उस व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाएगा जिसके अनुयायियों की संख्या ज्यादा होगी या जिसके पक्ष की संख्या ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या किसमें होती है? लोकसभा में। तो लोकसभा के अध्यक्ष को संयुक्त बैठक कर क्या चुना जाता है? अध्यक्ष, ठीक। तो संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक। अगला है आपका कनाडा का संविधान। कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र का मतलब क्या होगा? अगर आप तुलना करोगे राज्य के स्तर पे और केंद्र के स्तर पे, तो किसके पास ज्यादा पावर है? केंद्र के पास। तो जो केंद्र के पास ज्यादा पावर रखी गई है वो किसके अनुसार रखी गई है? कनाडा के। अब हमने सारे देशों का संविधान तो पढ़ नहीं रखा है, किसी ने नहीं पढ़ रखा है। हो सकता है कुछ देश ऐसे होंगे जहां राज्य के पास ज्यादा पावर होगी। कहीं ना कहीं अमेरिका के संविधान को देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राज्य के पास भी पर्याप्त पावर है केंद्र की अपेक्षा, क्योंकि एक तो अलग से नागरिकता है और अमेरिका के राज्यों को राष्ट्र से अलग होने की क्या है? स्वतंत्रता भी है। अमेरिका को कोई भी राज्य अपने राष्ट्र से क्या हो सकता है? अलग हो सकता है ना। तो जबकि कनाडा में ऐसा नहीं है और भारत में भी ऐसा नहीं है। तो जो ज्यादा पावर रखी गई है वो राज्य और केंद्र में से किसके पास ज्यादा है? केंद्र के पास। और ये वाला जो प्रावधान है ये भी हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। तो सशक्त केंद्र का। दूसरा इसमें है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या है? तो देखो अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने शब्द पढ़ा होगा अपशिष्ट, पर्यावरण वगैरह जब कभी पढ़ा होगा बचपन में या बुढ़ापे में कभी पढ़ा हो, मतलब बुढ़ापे का मतलब हो गया 12th में। पर्यावरण वाला जब भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो कूड़ा कचरा को लेकर ऐसे पढ़ा होगा अपशिष्ट पदार्थ, फिर उनसे कंपोस्ट खाद बनाना। लड़कों ने ज्यादा पढ़ा होगा कृषि विज्ञान में, पढ़ा है ना? क्यों आकाश? ठीक। तो अपशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ। उसी तरह से अपशिष्ट का मतलब क्या होगा? ऐसी शक्तियां जिनका विभाजन ना तो राज्य सूची में है, ना केंद्र सूची में है, ना ही संवर्ती सूची में है। तो वो शक्ति जो ऐसे कुछ विषय हैं जिन्हें सूचियों में बांटा नहीं गया है, और जिन विषयों को सूचियों में नहीं बांटा गया है वो विषय किसके अंतर्गत रखे गए हैं? अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत गए। और अवशिष्ट शक्तियों को अगर पूछा जाए भारत में किसका अधिकार है तो केंद्र का। जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं उनके कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? केंद्र को। अब ये बात जब आप पहले ही कह चुके हो कि भारत में सशक्त क्या है? केंद्र, तो अवशिष्ट शक्तियों के कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। भारत में राज्यों को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो अवशिष्ट शक्तियों के कानून बनाए। तो अवशिष्ट का मतलब है बची हुई शक्तियां जिनका विभाजन ना तो राज्य सूची में है, ना संवर्ती सूची में है, ना ही केंद्र सूची या संघ सूची में है। उन शक्तियों को कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। दूसरा इसमें है संघीय शासन प्रणाली। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। कंफ्यूजन क्यों होता है? संसदीय शासन प्रणाली से। ये लड़का बिल्कुल सिलेक्शन के करीब है, होता ना शतक लगने वाला है, वो वाला ही है। जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया कि क्वेश्चन पूछा कहां से जाएगा, ऐसा पढ़ते रहे, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, और ये चीज आपको केवल कौन देता है? अनुभव। इसलिए परीक्षा जब आप देने जाते हो
या जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते तो नए नए स्टूडेंट को छोड़ के बुजुर्ग स्टूडेंट में बैठा करो, बुजुर्ग अभ्यर्थियों में, उन्हें बहुत अनुभव होता है। तुम पढ़ रहे होगे कुछ और, वो बता के चले जाएंगे क्या पढ़ रहे हो, निगाह डाल के कह देते हैं इसके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो आप टेंशन में आ जाओगे। तो हमेशा ही ध्यान रखना, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन वगैरह की, तो अपने से 1-2 वर्ष सीनियर वालों से जब आप बात करोगे ना, तो उनके संपर्क में रहोगे, तो उसका फायदा ये होगा, हो सकता है अगर वो 2 साल आगे हैं आपसे, तो आपको पूरे 1 साल का समय बचा देंगे। वो 2 साल में उन्होंने वो गलतियां की होंगी, वो गलतियां आपसे मना करेंगी, आप ऐसा मत करना, लेकिन आप ऐसे मानेंगे तो नहीं, इतनी जल्दी नहीं मानेंगे आप उनकी बात को, लेकिन आप 1 साल का समय अपना बचा लोगे। और अगर अपने से 1 साल वाले के साथ में हो तो 2-4 महीने का समय बचा लोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ वो आपको सिखा के चला जाएगा, कुछ ना कुछ आपको बता देगा। तो ये संगत का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है तैयारी में, ये तय करता है कि आप कैसे लोगों के बीच में बैठ रहे हो, आप क्या चीजें पढ़ रहे हो, ठीक। वरना हर व्यक्ति किताब उठाए और पढ़ के सिलेक्शन लेके चला जाए, बहुत बहुत रटने वाले व्यक्ति पढ़े हुए हैं, लेकिन तब भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, और बहुत कम व्यक्ति कम पढ़ के मतलब लोग सिलेक्शन ले लेते हैं। तो ये है कि आप ऐसे लोगों के संपर्क में ज्यादा रहो जो ज्यादा आजकल हो चुके हैं, ठीक। लेकिन आजकल व्यक्ति करता क्या है, उस व्यक्ति से ज्यादा बात करना पसंद करता है जिसका एक बार में सिलेक्शन हो गया हो, जबकि वो आपको कुछ नहीं बता सकता, उसकी अपेक्षा जो व्यक्ति ज्यादा बार असफल हुआ है। लेकिन व्यक्ति कहते हैं इनका खुद का ना निकला है, 4 बार दे चुके हैं, ऐसा सोच लेते ना लोग, इनका खुद का ना निकला, 4 बार दे चुके हैं। जो 2 सिखा देगा वो पहली बार वाला कभी नहीं सिखा पाएगा, ठीक। तो संघीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली दोनों अलग है। संसदीय शासन प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो भारत में संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं, और संघीय शासन प्रणाली की बात करते हैं एक प्रकार का ढांचा है। हमारी सरकार कैसी है, संघीय सरकार, और संघीय सरकार की पहली बार अगर आपसे कही आप बात कब की गई थी, बताओ, 1935 के अधिनियम में। लेकिन क्या संघीय सरकार का गठन हो पाया, नहीं हो पाया, क्यों? कांग्रेस तो मना ही नहीं कर रही थी, किसने मना कर दिया था, देसी रियासतों ने मना कर दिया था, जबकि जो ब्रिटिश प्रांत और चीन कम्युनिस्ट क्षेत्र भी वो शामिल होने को तैयार थे। तो जो संघीय सरकार का ढांचा पहली बार मांग कब की गई थी, 1935 के अधिनियम में, लेकिन संघीय सरकार का गठन नहीं हो सका। उसी समय एक न्यायालय गठित हुआ था, क्या नाम था, दिल्ली का संघीय न्यायालय, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मॉरिस गोयल। तो ये तो एक ढांचे की बात हो रही है, सरकार का प्रकार किस तरह का ढांचा होगा, संघीय ढांचा होगा। संघीय ढांचे का मतलब ये हो गया कि कोई भी जो राज्य है भारत का, वो भी संघीय व्यवस्था से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। तो जो संघीय शासन प्रणाली कहां से ली गई, कनाडा से, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था कहां से ली गई है, ब्रिटेन से, ध्यान रखना। अगला इसमें जो महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, वो है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, कनाडा से। मतलब भारत के प्रत्येक राज्य होगा उसमें क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल, एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। ये भी कहां से किया गया है, कनाडा से। अगला इसमें है जापान। जापान से क्या लिया गया है, केवल और केवल अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 लिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। केवल ये याद रखना है आपको, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहां से लिया गया है, जापान से। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ना तो शारीरिक क्षति पहुंचाई जा सकती है और ना ही उसकी जान ली जा सकती, मतलब उसकी प्राण नहीं लिए जा सकते, विधि के द्वारा लिए जा सकते हैं। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी है, या सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को रिमांड लेने का अधिकार दे दिया पुलिस वगैरह को, तभी पुलिस वगैरह आपको ऐसे थप्पड़ नहीं मार सकती है, थप्पड़ या नहीं सकती है। पुलिस के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, वो कुछ ना कुछ सुना देंगे आपको, उनसे बहस मत करना, ठीक। अगला क्या है, फ्रांस का संविधान। फ्रांस में भी सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द हम पीछे पढ़ के हैं वो है गणतंत्र।
नोट्स में नहीं है फ्रांस दिया तो है तो लिख लेना ना इसे। गणतंत्र जो शासन प्रणाली वो कहां से ली गई है? फ्रांस से। गणतंत्र का मतलब क्या हो गया? जनता के द्वारा स्थापित किया गया एक प्रकार का शासन, जो हमने संविधान की प्रस्तावना में पढ़ा था, ये कहां से लिया गया है? फ्रांस से। और दूसरा बंधुता का जो सिद्धांत लिया गया है वो भी कहां से लिया गया है? फ्रांस से। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको केवल एक ही ध्यान रखना है, वो क्या है? गणतंत्र शासन प्रणाली। और अगला है जर्मनी के संविधान से। जर्मनी का जो संविधान है उसका नाम है वीनर संविधान। हाँ, जर्मनी का जो संविधान है उसे क्या कहते हैं? वीनर संविधान कहते हैं। तो जर्मनी का जो वीनर संविधान है उससे क्या लिया गया है? केवल और केवल एक प्रावधान आपको याद रखना है, वो पीछे बताया था अभी, आपातकालीन उपबंध। तो आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। जबकि केवल आपसे द्वितीय आपातकाल पूछेगा तो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। तो ये दोनों याद रखना कि जब डायरेक्ट आपातकाल पूछ रहा है उसमें से अलग कुछ नहीं पूछ रहा है तो आपको क्या रखना है? जर्मनी। और उसमें से केवल अलग पूछेगा, ये तीन प्रकार के आपात होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन। उसमें से केवल वित्तीय आपातकाल पूछेगा अमेरिका से, और पूरा आपातकाल अगर आपसे पूछेगा तो कहां से? जर्मनी से। ठीक। अब जो 7 देशों का संविधान है इनमें से ये महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे प्रभाव किसका पड़ा भारतीय संविधान पर, तो किसका है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव है भारतीय संविधान पे। इसमें से लगभग कितने अनुच्छेद? 250 अनुच्छेदों को या तो एज इट इज रख लिया गया है, जो का त्यों रख लिया गया है, या उनमें थोड़ा बहुत संशोधन करके रखा गया है। तो जो भारत शासन अधिनियम था, पीछे हमने पढ़ा था, जितने भी संवैधानिक प्रावधान है उसमें सबसे बड़ा अधिनियम था, और सबसे बड़ा अधिनियम होने के कारण सबसे ज्यादा प्रभावी किसका पड़ा भारतीय संविधान पे? भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो ये क्या थे आपके संविधान के स्रोत। ठीक।